सर हम आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं में कॉमन कैंसर्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन 3 कैंसर्स इन वुमेन हैं। तो पहला तो ब्रेस्ट कैंसर है, सेकंड नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और थर्ड नंबर पे आता है ओवेरियन कैंसर यानी कि जो फीमेल्स में एग होते हैं, ओवरीज होती है, उनका कैंसर। तो हम बात करते हैं फीमेल कैंसर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। सोसाइटी अवेयर हो गई है कि अब कैंसर का ट्रीटमेंट है। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिनव आए हैं जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन वुमेन्स डे सर हमें महिलाओं के हेल्थ के बारे में, विच आर द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन वुमेन, इन सब के बारे में सर हमें आज बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं सर से। तो आज हम लोग वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पे हम लोग बात करेंगे फॉर वुमेन्स हेल्थ, कि वुमेन हेल्थ में कैंसर इज प्लेइंग अ मेजर रोल नाउडेज, कि क्या कारण है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं में कॉमन कैंसर्स क्या होते हैं? आज हम जैसे 8th ऑफ मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं एंड इट गोज लॉन्ग बैक इन द हिस्ट्री व्हेन वर्ल्ड वॉर वन वुमेन ने एक बहुत बड़ी रैली की थी महिलाओं ने। सो उसी दिन से हम वी फॉर फेमिनिज्म वी सेलिब्रेट वुमेन्स डे टू एम्पावर आवर वुमेन। और आज हम जैसे कि बात करने वाले हैं वुमेन्स हेल्थ पे और वुमेन में होने वाले कैंसर पे, जो कि आजकल बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि मैडम आपने पूछा कि मोस्ट कॉमन 3 कैंसर्स इन वुमेन है, तो पहला तो ब्रेस्ट कैंसर है जो कि वर्ल्ड में या इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन अमंग वुमेन इज ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और थर्ड नंबर पे आता है ओवेरियन कैंसर यानी कि जो फीमेल्स में एग होते हैं, ओवरीज होती है, उनका कैंसर। सो दीज 3 आर द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन द वुमेन। ओके एंड सर ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम स्टैट्स की बात करें तो कितने महिलाओं को हर साल कैंसर होता है? तो हम वर्ल्ड के स्टैट्स की बात ना करते हुए इंडिया के स्टैटिस्टिक्स बात करते हैं। सो अभी ग्लोबोकॉन एक नेशनल ऑब्जर्वेटरी होती है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी होती है, जो अपना डेटा रिलीज करती है। तो उसके हिसाब से करीब हर साल 2 लाख न्यू ब्रेस्ट कैंसर केसेस आते हैं इंडिया में, करीब 1 लाख करीब सर्वाइकल कैंसर केसेस आते हैं, 50,000 करीब ओवेरियन कैंसर्स आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हर 8 में से 1 महिला को होने का रिस्क है, और करीब हमारे देश में 2022 का डेटा देखें तो करीब टोटल कैंसर केसेस 15 लाख करीब आए थे। करीब टोटल फीमेल में 7.5 से 8 लाख न्यू कैंसर केसेस थे। एंड टॉकिंग अबाउट मोर्टेलिटी, अराउंड 5 lakh female died because of all the cancers which happens in female. So these are some ballpark figures that this is the burden of cancer amongst women in India. ओके एंड सर व्हाट इज द रीजन, इफ आई कैन आस्क यू, कि व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? हम अभी देखते हैं कि कैंसर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और इवन इट्स मेल और फीमेल। तो हम बात करते हैं फीमेल कैंसर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल स्क्रीनिंग बहुत सेंसिटिव हो गई है, लोग स्क्रीनिंग कराने लगे हैं, अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेते हैं लोग। अब आने लगे हैं कैंसर का ट्रीटमेंट। अब सोसाइटी अवेयर हो गई है कि अब कैंसर का ट्रीटमेंट है। पहले लोग सोचते थे कि कैंसर हो गया तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, लोग अवेयरनेस, हम इतने कैंसर अवेयरनेस कैम्प करते हैं, गवर्नमेंट इतनी स्कीम चला रही है, लोग अवेयर हैं कैंसर के। कुछ सेलिब्रिटीज़ को कैंसर हुआ जिसकी वजह से अवेयरनेस फैली है। लोग अपने, पहले फीमेल्स को लंप अगर महसूस होता था तो बताती ही नहीं थी सोसाइटी प्रेशर में, अब फीमेल्स बताने लगी हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराने लगे हैं लोग। ओवेरियन कैंसर में भी अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, पीपल डू कम एंड हमारे पास काफ़ी फीमेल्स आती हैं जो स्क्रीनिंग के लिए आती हैं, जिनको थोड़ा सा भी डर लगता है तो रिस्क फैक्टर्स पड़ती हैं। सो इसकी वजह से वन रीज़न इज़ दैट बिकॉज लोग आने लगे हैं, इसकी वजह से कैंसर केसेस बढ़ गए। दूसरा, लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारी जो दिन ब दिन लाइफस्टाइल होती जा रही है उसकी वजह से कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। स्मोकिंग करना, अल्कोहल अब्यूज, स्ट्रेस, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे हमारी इवॉल्व होते जा रहे हैं ह्यूमंस, म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से भी कई कैंसर्स हैं, जो जेनेटिक म्यूटेशन, जो कोई म्यूटेशन आपकी फैमिली में रन कर रही है उसकी वजह से भी हो रहे हैं। सो दीज आर फ्यू रीजंस जिसकी वजह से कैंसर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज़ डॉक्टर अभिनव हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या मतलब रिस्क फैक्टर है, और एक महिला को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन हर लाइफस्टाइल की रिस्क बढ़े नहीं कैंसर का? हम बात करते हैं, मैं मेन 5 लाइफस्टाइल
आपको बताता हूँ लाइफस्टाइल में, जो हम डे टू डे लाइफस्टाइल में करते हैं, जिनका हम ध्यान रखें तो कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। फर्स्ट इज स्मोकिंग। फीमेल्स हो या मेल्स हो, स्मोकिंग इज अ वेरी कॉमन रिस्क फैक्टर, और स्मोकिंग से करीब 15 टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं। 15 to 18 टाइप ऑफ कैंसर का नॉन रिस्क फैक्टर है। So vaping is also included? वेपिंग, स्मोकिंग, हुक्का, ऑल और- कम्स अंडर स्मोकिंग। या फिर कुछ फीमेल्स तंबाकू या टोबैको, Weed. यस, जो भी लेंगे। स्मोकिंग इज वन। सेकंड कम्स अल्कोहल। अल्कोहल इंटेक बहुत कॉमन हो गया है, पार्टीज हो गई। सो अल्कोहल और स्मोकिंग को दोनों एक सिनर्जिस्टिक उसमें काम करते हैं, कंबाइंड इफेक्ट आता है। अगर दोनों चीज ले रहे हैं सो और रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। सो अल्कोहल और स्मोकिंग 2 रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताया जो आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। और इसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रेस है, आजकल मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है, घर का स्ट्रेस होता है। सो दिस स्ट्रेस इज ऑल्सो अ की फैक्टर। स्ट्रेस से भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। बहुत ज्यादा हमारे पास डेटा नहीं है, बट स्ट्रेस की वजह से अल्कोहल, स्मोकिंग, सो ये 2 रिस्क फैक्टर हो गए। तीसरा हो गया हमारा रिस्क फैक्टर, हम बात करेंगे तो डाइट। आज की डेट में डाइट और डाइट से जुड़े, मैं मेन 5 बता रहा हूँ, आप थर्ड सुनिए डाइट। सो डाइट में हो गया मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर, फॉर ब्रेस्ट कैंसर, फॉर ओवेरियन कैंसर, तीनों के लिए ओबेसिटी है। ओबेसिटी कब होती है? जब आपकी लाइफ में आपका लाइफस्टाइल बहुत ही रूटीन अच्छा नहीं है, आप फास्ट फूड खाते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, आप ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है, आप एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लेते हैं, जो मिला वो खा लिया, उससे ओबेसिटी आती है। पोस्ट मीनोपॉजल ओबेसिटी, फीमेल्स कई बार मीनोपॉज यानी जब माहवारी रुक जाती है एक एज के बाद, उसके बाद कुछ फीमेल्स ओबेस हो जाती हैं। सो ओबेसिटी, डाइट, ये हो गया तीसरा। सो स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट एंड ओबेसिटी। फोर्थ हो गया आपकी जो फीमेल की हार्मोनल एक्सेस होती है, हार्मोन्स होते हैं, उसके साथ अगर जैसे कोई फीमेल्स ओसीपी लेती हैं तो वो हो सकता है। इसी में मैं सेक्सुअल हैबिट्स की बात करूंगा। अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है तो उससे सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर फीमेल, आजकल बहुत कॉमन है लेट मैरिजेस एंड लेट बच्चा, सो एनी फीमेल हुज फर्स्ट चाइल्ड इज आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स, तो वो एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। यस। और अगर किसी फीमेल ने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई है, किसी फीमेल के बच्चे नहीं है, तो दे हैव मोर रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। So these are, so this all your hormonal access and आपका sexual life भी एक रिस्क फैक्टर होता है फीमेल के। मल्टीपल पार्टनर्स हो गए, अनसेफ सेक्स हो गया। फीमेल्स में एचपीवी इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर, तो एचपीवी इन्फेक्शन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से हो सकता है। सो ये सारी ना आप चेंजेस अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखें तो फर्स्ट वाज स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट एंड ओबेसिटी, स्ट्रेस तो सबका अंडरलाइन। फोर्थ हो गया आपका सेक्सुअल लाइफ एंड हार्मोन्स, एंड फिफ्थ हो गया जेनेटिक। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, कुछ म्यूटेशन आपकी फैमिली में है, किसी के घर में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर है, कोई कुछ ऐसा है, तो फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर किसी की फैमिली में कोई हिस्ट्री है या किसी को पता है कि हमारी फैमिली में कोई म्यूटेशन है, जैसे कि BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन होती हैं, तो दे शुड बी मोर अवेयर। आप स्क्रीनिंग के लिए जाएं, हमारे पास गाइडलाइंस है, एक ऑन्कोलॉजिस्ट से विजिट करें, समझें, नेट पे मिल जाएगा आपको। सो आप आप पहले पकड़ सकते हैं। आप उसके लिए कुछ रिस्क रिडक्शन सर्जरीज आती हैं, वो आप करवा सकते हैं, कुछ रिडक्शन मेडिसिन आती हैं, वो आप ले सकते हैं। सो 5 ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स या लाइफस्टाइल में आप कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। दीज आर द 5 यस। तो सर एक और चीज आप हमें बताइए कि क्या क्या सिम्टम्स पता चलेगा इन 3 कैंसर्स में, क्या कॉमन सिम्टम्स है? सिम्टम्स की बात करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि अगर आपको ब्रेस्ट में कोई लंप महसूस हो रहा है, कोई भी गठान महसूस हो रही है जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, जो मतलब काफी टाइम से धीरे धीरे बढ़ रही है और दर्द महसूस नहीं हो रहा है, तो एनी ब्रेस्ट लंप कुड बी ब्रेस्ट कैंसर अदरवाइज प्रूवन, यानी कि हर ब्रेस्ट लंप हो सकता है ना। ज्यादातर ये ओल्ड एज महिलाओं में, मतलब यानी 50-60 की एज के बाद ब्रेस्ट लंप इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। सर्वाइकल कैंसर के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की बात करेंगे तो अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, यानी माहवारी खत्म होने के बाद भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, या कुछ पेट में दर्द है, कुछ गंदा डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये सर्वाइकल कैंसर के कुछ सिम्टम्स है। ओवेरियन कैंसर में आपको ब्लोटिंग होगी, पेट दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है, पेट में पानी भर सकता है, पेट भारी भारी लग सकता है, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिनमें आपको इन तीनों कैंसर्स में एक कॉमन सिम्टम ये रहेगा कि जब भी किसी को कैंसर होता है तो उसका अपने आप वेट लॉस होने लगता है, फटीग होने लगता है, इंसान थका थका रहता है और उसका वेट लॉस होने लगता है, एनर्जी कम हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसे कुछ महसूस होता है तो
आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या अपने किस डॉक्टर के पास जाइए और अपनी जांच कराइए। ओके, एंड सर स्क्रीनिंग के क्या-क्या ऑप्शंस होंगे? सो अभी हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं। स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को हर महिला को ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है, तो मैं आपको ध्यान से सुनिएगा। ब्रेस्ट कैंसर अगर हाई रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क यानी कि उसके परिवार में कोई म्यूटेशन है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है या 2 से ज़्यादा सेकेंड डिग्री रिलेटिव को जो हाई रिस्क पेशेंट है जिनमें होने के ज़्यादा चांसेस है, उनको 30 साल से एमआरआई या मैमोग्राम शुरू करना चाहिए। 30 से 40 में एमआरआई कराए, 40 के बाद दे कैन गो हेड विथ अ मैमोग्राम। एमआरआई इसलिए क्योंकि जो यंग फीमेल होती है उनमें ब्रेस्ट थोड़े डेंस होते हैं तो मैमोग्राम नहीं पकड़ पाता। सबसे अच्छा स्क्रीनिंग जो मोडालिटी है वो होती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर फीमेल ये अपने आप घर पे फील कर सकती है कोई लम्प? हाँ, कोई लम्प है कि नहीं। और मैं ये बोलता हूँ कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी स्टार्टेड बाय द एज ऑफ 20-25 ओके, दैट अर्ली? यस। क्यों? क्योंकि जब फीमेल अपने ब्रेस्ट को महसूस करेंगी तब जब इतने टाइम से महसूस करेगी तभी वो 40 यस आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल में पता चलेगा। सो ये तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबसे बेस्ट हो गया। उसके बाद आप अगर हाई रिस्क है तो आप 30 से स्क्रीनिंग स्टार्ट करिए, नहीं तो गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि 40 to 45 ईयर्स के बाद हर फीमेल को एनुअल मैमोग्राम कराना चाहिए, है ना। एनुअल मैमोग्राम में अगर कोई भी ब्रेस्ट लंप है वो जल्दी पकड़ में आएगा, अर्ली स्टेज में रहेगा, इट इज क्योरेबल। सो मैमोग्राम इज द बेस्ट स्क्रीनिंग की। बस सर रेडिएशन से डरने की जरूरत उसमें जो रेडिएशन एक्सपोजर होता है 0.1 सेंटीग्रेड जो कि नहीं, अगर कोई ऐसी चीज होती तो हम खुद रिकमेंड क्यों करेंगे। तो रेडिएशन का खतरा बहुत कम होता है, 0.1 सेंटीग्रेड का एक्सपोजर होता है। सो एनुअल मैमोग्राम इज रिकमेंडेड टिल द एज ऑफ 45-55 ईयर्स, 55 साल तक कराना है। उसके बाद आप बाय ईयरली मतलब हर 2 साल में एक बार करा सकते हैं। सो ये ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हो गई। अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग गाइडलाइंस की। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग भी 25 से 30 साल में शुरू कर देनी चाहिए। 30 इज अ गुड एज टू स्टार्ट सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, जिसमें 2 प्रकार से स्क्रीनिंग होती है। एक होता है पैप स्मीयर या साइटोलॉजी और एक होता है HPV DNA टेस्टिंग। सो गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि आप 30 साल से शुरू कर दीजिए, हर 3 साल में आपका पैप स्मीयर या साइटोलॉजी होना चाहिए। कई बार साइटोलॉजी हो गई हर 3 साल में, HPV DNA टेस्टिंग हर 5 साल में रिकमेंडेड है। अगर आप दोनों को टेस्टिंग करा रहे हो तो 5 साल में रिकमेंडेड है। और अगर हमारे जैसे देश में थोड़ा सा रिसोर्सेस कम है तो एटलीस्ट 2 बार आपका स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जिन फीमेल्स ने हिस्टेरेक्टमी करा ली उनमें कोई स्क्रीनिंग गाइडलाइंस नहीं है, and this screening should continue till the age of 65 years. So these are the guidelines for breast cancer and cervical cancer screening. ओके, एंड ओवेरियन कैंसर के लिए कोई? ओवेरियन कैंसर के लिए कोई ऐसी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस नहीं है, बट हाँ सिम्टम्स पे ध्यान देना है। CA-125 एक कैंसर मार्कर होता है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, पर अगर आप करा सकते हैं, अगर CA-125 लेवल्स एलिवेटेड है तो आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। सर हमने ये भी सुना है कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन आ गया है, कितना समझाइए? सो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन बहुत पहले से अवेलेबल है। अब इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्वावैक नाम से सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बना रही है। सो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन से आप 90% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर है ड्यू टू HPV। सो ये जो वैक्सीन हैं ये HPV के वेरिएंट्स को टारगेट करती हैं। सो इसकी जो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो रिकमेंडेड एज है 9 years to 26 years ऑफ, है ना, अर्ली 9 साल में बच्ची को लेके 26 साल तक आप रिकमेंडेड एज है। आप 45 तक भी करा सकते हैं वैक्सीनेशन। जनरली प्रेफर करते हैं कि जब फीमेल्स सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के पहले ये वैक्सीनेशन हो जाए। तो अगर आप 9 to 15 ईयर्स में कराते हैं तो 2 डोजेस लेनी है, एक फर्स्ट डोज और उसके 6 महीने बाद सेकेंड डोज, यानी आपको 9 to 15 में। अगर आप 15 to 26 में जाते हैं तो आपको 3 डोजेस लेनी पड़ेंगी, 0 एक फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज 2 महीने बाद, थर्ड डोज 6 महीने बाद, और आप 45 तक 3 डोजेस ले सकते हैं। ऐसे मेल्स में भी 9 to 14 ईयर्स में आप मेल्स में भी HPV वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सो ये आप अगर HPV वैक्सीनेशन लेते हैं तो फीमेल्स
काफ़ी कुछ सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट हो जाती है और गवर्नमेंट भी आजकल इसीलिए सारा कर रही है ताकि हम सर्वाइकल कैंसर को इंडिया से एलिमिनेट कर एकदम। पाए। वैसे सर्वाइकल कैंसर का रेट कम हुए हैं, इंसिडेंस रेट कम हुआ है, बट वी वांट टू एलिमिनेट डिजीज। सो इसीलिए इतना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी सर्वावैक बनाई है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल वैक्सीनेशन है। तो ये वैक्सीनेशन सो ये इजीली अवेलेबल है ये वैक्सीन? ये हमारे हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये अलग से ये सारे वैक्सीनेशन सेंटर अलग से हैं। सो कोई भी फीमेल अगर इंक्वायर करते हैं तो वैक्सीनेशन लेना चाहिए। जनरली अपने फीमेल जो डॉटर्स हैं उनको सर्वाइकल वैक्सीनेशन के लिए जैसे हम नॉर्मली टीके लगवाते हैं वैसे ये भी आप लगवा लो। ये भी लगवा लेंगे तो ज्यादा बेटर है। बायोप्सी से यूजुअली एज अ कॉमन मैन सभी डरते बहुत है कि लोगों को, इज इट अ मिथ और फैक्ट कि फैलता है कैंसर उससे? हम बायोप्सी की बात करेंगे। बायोप्सी जो है वो कैंसर डायग्नोसिस के लिए मस्ट है। बिना आप टिश्यू डायग्नोसिस के आप कोई ट्रीटमेंट आगे नहीं कर सकते और लोगों में ये बहुत फैला दिया गया है। मैंने खुद लोगों को सुना है जो कि डॉक्टर्स नहीं है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा, बायोप्सी करोगे तो कैंसर बढ़ जाएगा और बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है, कैंसर तो दिख ही रहा है, हम सीधे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल गलत है। बायोप्सी एक ऑन्कोलॉजिस्ट को कैंसर के बारे में बताती है। टिश्यूज जब आता है क्या म्यूटेशन होगी, किस टाइप का कैंसर है। कैंसर एक वर्ड है हमारे लिए। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। डक्टल कार्सिनोमा होता है, लोबुलर कार्सिनोमा होता है, उसमें हमें हार्मोनल ER/PR HER2 स्टेटस देखना होता है। सो बायोप्सी करने से कैंसर कभी नहीं फैल सकता और बायोप्सी करने के बाद ही हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि क्या इसमें सही ट्रीटमेंट रहेगा। बायोप्सी जो होती है सीधे एक गन जाती है, नीडल जाती है, वो एक टुकड़ा काट के तुरंत बंद हो जाती है। अंदर एक पंच आपने लिया और वो तुरंत बंद हो जाती है, एक टुकड़ा खींच के ले आती है, जिसको हमारे पैथोलॉजिस्ट उसमें काफी एनालिसिस करते हैं। उसमें क्या IHC मार्कर्स लगाते हैं, आगे कौन सी दवाई इसमें फर्क करेगी, कौन सी दवाई से इसमें असर आएगा। तो बिना बायोप्सी के अगर कोई आपको बोलता है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है या दिस इज वेरी रॉन्ग। बायोप्सी, मैं आपको अभी क्लियर बोलता हूँ, बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है। आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जब जाएं वो आपको सही बताएंगे। जैसे ओवेरियन कैंसर में कई बार बायोप्सी करने से टिश्यू, अगर लोकलाइज्ड ओवेरियन कैंसर होता है ना तो हम पहले उसकी सर्जरी कर देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। कैंसर की डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी इज मस्ट और बायोप्सी करने से बिल्कुल कैंसर नहीं फैलता। ये एक बहुत फैलाई हुई बात है और जिसकी वजह से कई बार ना पेशेंट बायोप्सी कराने से डरते रहते हैं और कैंसर की स्टेज बढ़ जाती है, कैंसर लोकलाइज फैल जाता है, डिले कर देती है इस डर से। हाँ सर, आजकल मतलब आप अगर यूट्यूब में देखोगे इवन नॉन मेडिकल लोग भी, हर कोई बोलने लग गया है। तो आजकल यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आप किसी भी यूट्यूबर या किसी भी जो कैंसर पे बोल रहे हैं या कैंसर के बारे में अपना कुछ भी है, जो भी डाइट के बारे में है, प्लीज उनके सोर्स चेक करिए, उनकी डिग्रीज चेक करिए, उन्होंने क्या पढ़ाई की है। वो बिना किसी की बात सुन के कुछ भी स्टार्ट करना, कोई बोलता है आयुर्वेदिक से कैंसर हो जाएगा, कोई बोलता है डाइट से ठीक हो जाएगा, कोई बोलता है मेडिटेशन से। ये सब ऐसा नहीं है। कैंसर के लिए एक सही ट्रीटमेंट, ये सारे उसके साथ, हाँ योगा इज अ वेरी नाइस थिंग, योगा करिए आप, योगा से स्ट्रेस कम लीजिए, ये सब ठीक है, डाइट अच्छी रखिए। बट कोई बोलता है कि इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा, दैट इज नॉट फेयर। और प्लीज कोई भी कैंसर के बारे में बहुत ज्यादा आजकल लोग कैंसर इज अ इमोशनल थिंग। हाँ, तो लोग क्या होता है ना, यूट्यूब और इस पे देख के सुन के एक होप दिखती है ना, कि ये शायद ये करूंगा तो ठीक हो जाएगा, वो करूंगा। ऐसा नहीं है। आप जो भी है एक क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट से ओपिनियन लीजिए तो आपका ट्रीटमेंट सही हो। बिल्कुल सर। और सर फाइनली लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैंसर ट्रीटमेंट में क्या एडवांसमेंट आया है अभी? तो हम बात करेंगे अब, जैसे आज हम फीमेल हेल्थ की बात करें तो फीमेल कैंसर, जो ब्रेस्ट, ओवेरियन, सर्वाइकल कैंसर के एडवांसमेंट की बात करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर में आजकल सर्जरीज बड़ी एडवांस हो गई हैं, है ना। सर्जरीज की बात करेंगे, पहले फीमेल को डर होता था कि हम ब्रेस्ट अगर एक निकल गया, कॉस्मेटिक इशू होते हैं। आजकल रिकंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि कोई नहीं, आप नहीं पहचान सकते कि स्कारलेस सर्जरीज हो गई हैं, है ना। तो ब्रेस्ट सर्जरी होने के बाद भी किसी को कोई बता नहीं सकता कि सर्जरी हुई है। कीमोथेरेपीज, इम्यूनोथेरेपी आ गई है। पहले सिर्फ कीमोथेरेपी का ही था जिसमें बाल झड़ जाते थे। स्कैल्प पुलिंग मशीन्स आ गई हैं, बाल नहीं झड़ते, कम झड़ते हैं।
सो ये एडवांसमेंट हो गया। इम्यूनोथेरेपी आ गई है, टारगेटेड थेरेपी आ गई है, कुछ टैबलेट्स होती हैं ब्रेस्ट कैंसर में जिससे आप आप 5-10 साल तक आराम से स्टेज 4 में भी। सो टारगेटेड थेरेपीज आ गई है, इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं। ओल्ड वो कीमोथेरेपी वाली चीज़ें नहीं रही हैं कि तो ये एडवांसमेंट हो गई है। रेडिएशन थेरेपी बड़ी एडवांस हो गई है। IGRT, IMRT मशीन्स आती हैं जो कि रेडिएशन एकदम प्रिसाइज देती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। पहले रेडिएशन जो कोबाल्ट मशीन से देते थे उसमें काफ़ी रेडिएशन लंग में जाता था, ईसोफेगस में जाता था। तो ये रेडिएशन में बड़ी एडवांसमेंट आ गई है। सर्वाइकल कैंसर का भी मेनली सर्जरीज बड़ी रोबोटिक हो गई हैं, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज हो गई हैं, कम से कम करके सर्जरी हो जाती है सर्वाइकल कैंसर में। उसमें भी रेडिएशन का और कीमो का रोल है, उसके लिए बड़ी टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं, है ना। तो पहले जो हम पता ना कि 1 पिल फॉर ऑल, मतलब ये आपकी जब है, हाँ, तो अब सबका हर पेशेंट एक इंडिविजुअल पेशेंट होता है, उसका म्यूटेशन एनालिसिस होता है, उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं। सो इसी को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बोलते हैं, है ना। सो ये एडवांसमेंट्स आ गई हैं और इस तरीके से पेशेंट को कम साइड इफेक्ट्स के साथ हम ट्रीट कर पा रहे हैं, इसलिए आज के डेट में सर्वाइवल भी बढ़ा है। ओके, थैंक यू सर कि आज आप हमारे शो में आए और महिलाओं के बारे में आपने बात करी ऑन वुमेंस डे, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि महिलाओं के हेल्थ के बारे में आपने हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया। थैंक यू डॉक्टर अभिनव अगेन, वंस अगेन, थैंक यू सो मच।